हेलो एवरीवन। तो आज हमारा फंडामेंटल मैकेनिक्स इंजीनियरिंग का अगला टॉपिक है लामी थ्योरम। तो आज हम लोग लामी थ्योरम पढ़ेंगे और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी लगाएंगे। और प्रीवियस क्लासेस में जो हमने डिस्कस किया था लॉ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस पे, उस पर भी कुछ क्वेश्चन हम आज लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं लामी थ्योरम। तो लामी थ्योरम का सबसे पहले यहाँ स्टेटमेंट लिखा हुआ है। इस स्टेटमेंट के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, और स्टेटमेंट में लिखी हुई कुछ वर्ड्स हैं उनके बारे में भी हम लोग आज डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं, लामी थ्योरम स्टेट दैट इफ थ्री कोप्लेनर कॉन्करेंट, यहाँ पे एक वर्ड है कोप्लेनर, एक वर्ड है हमारा कॉन्करेंट, और नेक्स्ट वर्ड है हमारा नॉन कोलिनियर फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट बी इक्विलिब्रियम, the magnitude of each forces is proportional to the sine of the angle between the other two forces। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट में जो ये तीन वर्ड हैं इनके बारे में समझ लें, तो आगे की बात अगर होगी तो वो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो पहला वर्ड हमारा लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहले थ्री फोर्सेस, इसका मतलब थ्री फोर्स होगा। तो लामी थ्योरम सबसे पहले एप्लीकेबल कहाँ पर होगा कि व्हेन थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट, व्हेन थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट, तभी जाकर के लामी थ्योरम को हम अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके साथ बहुत सारे और कंडीशंस हैं जो उसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं। वो कंडीशन यहाँ लिखा हुआ है, कोप्लेनर, कॉन्करेंट एंड नॉन कोलिनियर। तो सबसे पहले वो तीन फोर्स तो होंगे ही, लेकिन तीनों फोर्स को क्या क्या होना पड़ेगा, कोप्लेनर होना पड़ेगा, कॉन्करेंट होना पड़ेगा और नॉन कोलिनियर होगा। हम जो तीनों फोर्स की बात कर रहे हैं वो तीनों फोर्स को कोप्लेनर होना पड़ेगा, कॉन्करेंट होना पड़ेगा, नॉन कोलिनियर होगा। तो सबसे पहले हम लोग यही जान लेते हैं कि कोप्लेनर क्या होगा। कोप्लेनर क्या होता है कि कोई एक ही प्लेन में वो जो तीनों फोर्स ऐड करेंगे किसी एक पॉइंट पे, वो तीनों फोर्स को कोप्लेनर होना पड़ेगा। कोप्लेनर का मतलब होगा कि एक ही प्लेन में रहना पड़ेगा। एक ही प्लेन का मतलब हो गया, अगर हम 2D की बात करें भाई, 2D या 3D, तो हम यहाँ पे 2D में बात कर रहे हैं। 2D मतलब कि दो डायरेक्शन में, x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं। अगर हम इस प्लेन की बात करें तो ये प्लेन हमारा 2D डायरेक्शन में है, जिसका केवल x डायरेक्शन है और y डायरेक्शन है। ठीक है, x डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन को, और y डायरेक्शन हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, वर्टिकल प्लेन को। ओके, तो तीनों जो फोर्स होगा हमारा वो कोप्लेनर होना चाहिए, मतलब एक ही प्लेन होना चाहिए। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और डिटेल में अगर बताना चाहें, जो एकदम बेसिक्स होगा, जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि वो वर्टिकल प्लेन क्या होगा, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होगा, तो उनको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बताना चाहें, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बताना चाहें, मान लीजिए एक दफ्ती है, ये दफ्ती है, तो आप इसी हम आप लोग समझ लेंगे कि हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है और वर्टिकल प्लेन क्या होता है। अगर इसको इस तरीके से हम लोग देखें और इस तरीके से इस पे कोई भी कुछ भी राइटिंग करें, कुछ भी ड्राइंग करें या कुछ भी राइटिंग करें, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। पहली बात तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और अब इसमें हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में कुछ भी करेंगे, राइटिंग करेंगे, ड्राइंग करेंगे, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम लोग कर रहे हैं। ओके, ये समझ में आ गया। इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन कर रहे हैं, इसी को अगर एक्स वाई डायरेक्शन में कर देंगे इस तरीके से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्टिकल प्लेन हो जाएगा। अब ये वर्टिकल प्लेन है, जिसमें हम कुछ भी राइटिंग करें या फिर कुछ भी ड्राइंग करें, तो ये हम किस में काम कर रहे हैं, वर्टिकल प्लेन में कर रहे हैं। और इसी को अगर इस तरीके से कर दें और फिर इसमें राइटिंग करें या ड्राइंग करें, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा कोप्लेनर हो गया। तो कोप्लेनर का मतलब क्या हुआ कि इन तीनों फोर्सों को एक ही प्लेन में होना चाहिए, या तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होना चाहिए या तो वर्टिकल प्लेन में होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें कि ये हमारा जो बोर्ड है जिस पे हम लोग लिख रहे हैं, या फिर यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं या फिर कुछ भी लिख रहे हैं, तो ये हमारा प्लेन पहले किस में है, वर्टिकल डायरेक्शन में है। अब वर्टिकल प्लेन है, इसका मतलब वर्टिकल ये प्लेन है, हमारा ये बोर्ड किस में है, वर्टिकल प्लेन में है, और इसमें कुछ भी हम राइटिंग कर रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, वर्टिकल प्लेन में कर रहे हैं। तो इसका मतलब प्लेन एक ही है, एक ही प्लेन है। तो एक ही प्लेन में जब कुछ भी होगा तो उसको बोलते हैं कोप्लेनर। जब एक ही प्लेन में कुछ भी हम लोग करते हैं, चाहे ड्राइंग करते हैं या फिर राइटिंग करते हैं, तो उसको बोलते हैं कोप्लेनर। ठीक है, तो देयर शुड बी थ्री फोर्सेस, तीन फोर्स होना चाहिए, और तीनों फोर्स किसी एक ही प्लेन में होना चाहिए जो कि वर्टिकल प्लेन में है। ये तीनों फोर्स हो गया, मान लेते हैं ये P हो गया,
ये दूसरा फोर्स मान लेते हैं, ये Q हो गया, और ये तीसरा फोर्स हम मान लेते हैं PQR हो गया। ठीक है, और ये तीनों फोर्स किसी एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे आप समझ गए कोप्लेनर। अब ये यहाँ पे देखिए कि ये तीनों PQR ये तीनों फोर्स किसी एक ही प्लेन में है, वर्टिकल प्लेन में है, इसीलिए बोला गया है कोप्लेनर। अब अगला टर्म क्या है? अगला टर्म है हमारा कॉन्करेंट। अब यहाँ पे देखेंगे कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्करेंट का मतलब ये होता है कि ये जो तीनों फोर्स लगे हुए हैं, ये जो तीनों फोर्स लगे हुए हैं, ये तीनों फोर्स हमारा किसी एक पॉइंट पे लग रहे हैं। जब व्हेन द ऑल फोर्सेस एक्टिंग एट अ वन पॉइंट, देन दैट फोर्स विल कॉल्ड इज कॉन्करेंट फोर्स। ओके, व्हेन थ्री फोर्सेस एक्टिंग वन पॉइंट, देन दिस फोर्सेस आर कॉल्ड कॉन्करेंट फोर्स। ओके, ये कॉन्करेंट फोर्स है। क्यों? क्योंकि ये P भी इसी पॉइंट पे, Q भी इसी पॉइंट पे, और R भी इसी पॉइंट पे लग रहा है, इसलिए ये कॉन्करेंट फोर्स होगा। ठीक है, अगला टर्म होगा नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर का मतलब ये होता है कि जैसे मान लेते हैं ये फोर्स हमारा P इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो ये मान लेते हैं P है, ये मान लेते हैं P फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड P है, और इसी सेम डायरेक्शन में Q, इसी के सेम डायरेक्शन में Q नहीं होना चाहिए। ओके, फिर इसी के सेम डायरेक्शन में R नहीं होना चाहिए। तो मतलब तीनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, इसका मतलब नॉन कोलिनियर होना चाहिए। ओके, नॉन कोलिनियर मतलब एक ही डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों वर्ड का मतलब यहाँ पे समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, जैसा कि हम समझ रहे हैं। अगला हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं कि स्टेटमेंट में आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है, अब ये तीनों फोर्स की डिफिनीशन यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कैसे? पहली बात तो कोप्लेनर, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये तीनों फोर्स हमारा कोप्लेनर है। कोप्लेनर मतलब ये तीनों फोर्स की ड्राइंग जो हुई है या फिर एक्ट कर रहे हैं किसी एक ही प्लेन में एक्ट कर रहे हैं, और वो प्लेन हमारा कैसा है? वर्टिकल प्लेन है। तो ये हमारा हो गया कोप्लेनर। अगला टर्म कॉन्करेंट, ये तीनों फोर्स को कॉन्करेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं तीनों फोर्स P, Q, R एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं जिसका नाम है, मान लेते हैं O। एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्या? O, एक ही पॉइंट पे। तो ये हमारा कॉन्करेंट हो गया, मतलब ये तीनों फोर्स को प्लेनर भी हो गए और कॉन्करेंट भी हो गए। अगला नॉन कोलिनियर, अब ये तीनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में नहीं एक्ट कर रहे हैं, इसका डायरेक्शन अलग है, इसका डायरेक्शन अलग है, R का डायरेक्शन अलग है, सभी अलग अलग डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया कि ये तीनों फोर्स नॉन कोलिनियर भी है। अब ये फोर्सेस की डिफिनीशन हो गया है, ये तीनों फोर्स ये सबको फॉलो करना चाहिए। R एक्टिंग एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे एक्ट करना चाहिए, एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है O पे। अब ए पॉइंट इक्विलिब्रियम में होगा, B इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम में होगा। कब होगा? जब इनका मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्सेस, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्सेस, इसका मतलब हुआ कि P का मैग्नीट्यूड, Q मैग्नीट्यूड, R मैग्नीट्यूड, तीन फोर्सेस हैं, तीनों के मैग्नीट्यूड P, Q, R हम लोग मान लेते हैं। जब इन तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो होगा वो इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर्स टू, तो प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि फोर्सेस P और Q का बीच का एंगल यहाँ पे अल्फा होगा, लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। P और R के बीच का बीटा होगा, लेट होंगे, और Q और R के बीच का एंगल हमारा मान लेते हैं गामा होगा। ओके, यहाँ पे तीन एंगल हम लोग लेट कर लिए। P और Q के बीच का एंगल मान लेते हैं अल्फा, P और R के बीच का एंगल होगा बीटा, और Q और R के बीच का होगा गामा। ओके, अब यहाँ पे पूरा का पूरा स्टेटमेंट हमारा बन जाएगा कि ईच फोर्सेस, सपोज दैट ईच फोर्सेस P फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा P फोर्स है ये प्रोपोर्शनल होगा, यहाँ लिखा हुआ है ना P फोर्स, ईच फोर्स मतलब मान लेते हैं P फोर्स प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब समझिए आप यहाँ पे अदर टू, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये हमारा ये फोर्स हम ले रहे हैं तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा होगा? गामा, इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइन के साथ। तो साइन यहाँ पे लिखा हो गया साइन, और इसका एंगल क्या हो जाएगा? इसके सामने का एंगल क्या हो जाएगा? गामा।
इसके सामने का, तो P प्रोपोर्शनल टू साइन गामा। यहाँ पे हम देख लेते हैं, यही चीज़ पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है उस स्टेटमेंट को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए हैं और यहाँ से आप लोग समझने की कोशिश करिए। तो ऐसे आपको समझना चाहिए कि इसका जो ये हम जब फोर्स लेंगे तो इसके ठीक सामने का एंगल क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइन के। तो इसके इस फोर्स के सामने का एंगल क्या हो जाएगा, गामा। या तो ऐसे भी समझ सकते हो आप कि एंगल कैसे फाइंड आउट करें कि इसके सामने का ही है या फिर इसके सामने का ही है या फिर इसके सामने का ही है, कैसे जाने। तो सिंपल सा हम बता दे रहे हैं कि जो फोर्स आप ले रहे हो उस फोर्स को आप भूल जाओ और दोनों फोर्स बचा है, एक फोर्स Q और एक फोर्स R बचा है, इन दोनों का बीच का एंगल। तो इन दोनों, अब इसको हमने लिया, इसको हमने P हमने लिया, तो P के बाद कौन दो फोर्स बचे, Q और R बचे, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ, गामा। तो यहाँ गामा। इसी तरीके से अगर हम Q लेंगे तो ये प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, दो फोर्स, इसके बाद कौन दो फोर्स बचा, P और R, तो P और R के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, बीटा। इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा, साइन यहाँ बीटा हो जाएगा। इसी तरीके से R को लेंगे, R को छोड़िए तो कौन दो फोर्स बचे, P और Q, तो हम R ले रहे हैं तो R प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइन किसके, इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बराबर क्या हो जाएगा, अगर प्रोपोर्शनल लगेगा तो कोई एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा, मान लेते हैं K कांस्टेंट हो जाएगा, K साइन गामा, और ये हो जाएगा K साइन बीटा, और ये हमारा हो जाएगा K साइन अल्फा। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर ये ऐसे इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, P अपान, यहाँ पे अगर आप करोगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा क्या, अगर यहाँ पे हम K की बात करेंगे, यहाँ से हम K की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, P अपान साइन गामा बराबर Q अपान साइन बीटा, यहाँ से आ जाएगा साइन बीटा, और यहाँ से आ जाएगा हमारा R अपान साइन अल्फा। क्योंकि कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, यहाँ ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट सब में कांस्टेंट सेम हो जाएगा, तो ये हमारा यही हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा, फिर इसको हम लिख सकते हैं बराबर P अपान साइन गामा इज इक्वल टू Q अपान साइन बीटा, और ये हमारा हो जाएगा R अपान साइन अल्फा। यही हमारा क्या कहलाएगा, लामी थ्योरम होगा, यही हमारा लामी थ्योरम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग फिर स्टेटमेंट करते हैं कि हम लामी थ्योरम को कब अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम लास्ट में एक स्टेटमेंट दें कि लामी थ्योरम विल बी अप्लाइड व्हेन थ्री कॉन्करेंट कोप्लेनर नॉन कोलिनियर फोर्सेस आर एक्टिंग एट वन पॉइंट बी इक्विलिब्रियम, देन the forces are, the magnitude of each forces proportional to the sine of the angle between the other two। तो हमारा लामी थ्योरम अप्लाई होगा जब तीन फोर्स हो और तीनों कोप्लेनर हो, नॉन कॉन्करेंट हो, नॉन कोलिनियर हो, और किसी एक पॉइंट पे एक्ट करते हो, तो वहाँ पे हम लामी थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एक यहाँ पे और होगा कि ये तीनों फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, या तो तीनों का आउटवर्ड होगा या फिर तीनों का इनवर्ड होगा। द डायरेक्शन ऑफ ऑल दीज फोर्सेज विल बी आउटवर्ड और इनवर्ड। ऐसा नहीं है कि एक का डायरेक्शन अंदर हो गया, दोनों का डायरेक्शन बाहर हो गया, ऐसा नहीं है। या तीनों का डायरेक्शन बाहर होगा, यहाँ पे देखिए OP बाहर है, OQ बाहर है और OR का भी बाहर है, तीनों फोर्सेस इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बाहर हैं, तभी अप्लाई होगा। और इन दोनों के बीच का एंगल भी पता होना चाहिए। लामी थ्योरम अप्लाई करते समय इन फोर्सों के बीच के एंगल भी पता होना चाहिए। P और Q के बीच का अल्फा पता होना चाहिए, Q और R का गामा, और P और R का बीटा, तीनों एंगल भी पता होना चाहिए। तो ये सारे कंडीशंस हैं हमारे लामी थ्योरम को अप्लाई करते समय। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट लामी थ्योरम का एक्सप्लेनेशन था जो कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा। अब इस पे बेसिस हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ये आप समझ रहे होंगे, पूरा डिटेल हमने बताया यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे हालांकि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रही, डायरेक्ट आप यहाँ भी लिख सकते हो। P आप ले लिया, यहाँ देखिए, यहाँ से डायरेक्ट आपने ये फोर्स लिया बटे साइन,
और इसके सामने का एंगल ए गामा, तो P इसके सामने का एंगल साइन गामा, Q इसके सामने का एंगल B साइन बीटा, R इसके सामने का एंगल गामा अल्फा, तो साइन अल्फा। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट हो गया लामी थ्योरम का पूरा। तो यहाँ पे हमारा लामी थ्योरम पूरा यहाँ पे समाप्त होता है। इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमारा एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे, लामी थ्योरम पे बेस हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एक सपोज दैट ए रिजिड बॉडी है, ये कोई रिजिड रूफ है मान लेते हैं, और ये हमारा क्वेश्चन है। ये 60 डिग्री है और ये मान लेते हैं 30 डिग्री है, ओके। और यहाँ पे जो इस पॉइंट पे एक लोड लग रहा है नीचे की तरफ, जिसका मैग्नीट्यूड है 2000 न्यूटन है। तो इसको सॉल्व करना है ए पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम और फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बाद जब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे और हम बात करेंगे कि इसका एफएफडी क्या होगा, एफएफडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, और या फिर इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा डिस्कस कर लेंगे कि इक्विलिब्रियम के बारे में और फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में। तो सारी चीज़ें हमको क्लियर हो जाएगी एकदम। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, अब इस पॉइंट पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम हमको बनाना है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम आप ये बताइए कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा। मान लेते हैं एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे नीचे की तरह कितना लग रहा है, 2000 न्यूटन का लोड लग रहा है। एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हमने इसको काट करके निकाल दिया, यहाँ से हमने इसको काट करके यहाँ से इसको काट दिया, यहाँ से काट दिया। तो यहाँ पे मान लेते हैं, अब आप बताइए कि इस पॉइंट पे जब 2000 न्यूटन का लोड नीचे लगेगा, तो इस मान लेते हैं ये रस्सी है, ठीक है, ये रोप है। तो ये यहाँ पे 2000 न्यूटन का लोड जब नीचे की तरफ लगेगा तो इसमें भी तनाव होगा, इसमें भी तनाव होगा। तो इसको हम लोग तनाव का मतलब टेंशन, इसमें भी टेंशन होगा, इसमें भी टेंशन होगा। तो इसमें जो टेंशन होगा इसको मान लेते हैं हम T1, और इसको जो टेंशन होगा इसको मान लेते हैं T2। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, अब इसको हमने काट लिया, यहाँ से काट करके यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, ये हमारा हो गया T2। तो ये हमारा हो गया T2 और ये हमारा क्या हो जाएगा T1। समझ गए। अब हमको क्या पता होना चाहिए अगला। अब यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे क्या लामी थ्योरम अप्लाई कर सकते हो आप। क्यों कर सकते हो, क्योंकि देखिए 3 फोर्सेस हैं, T1, T2 और एक फोर्स 2000 न्यूटन का लोड जो डाउनवर्ड लग रहा है, और तीनों फोर्स एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं। देख लीजिए तीनों फोर्स एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं। तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट पूरा देख लीजिए, लामी थ्योरम जो कि इसके पहले हम लोग डिस्कस किए, देखिए पूरा का पूरा फॉलो कर रहा है। 3 फोर्स हैं, तीनों को प्लेनर हैं, कॉन्करेंट है, एक ही पॉइंट पे लग रहा है, नॉन कोलिनियर है, तीनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, ओके। तो ये हुआ हमारा, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब ये तीनों फोर्स के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल हम लोग फाइंड कर लें। देख लीजिए, अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखिए एंगल फाइंड करेंगे। यहाँ से देखिए, अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। एकांतर कोण, जब 2 समांतर रेखाओं को कोई इंक्लाइंड लाइन काटती है तो वो एकांतर कोण क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाते हैं। तो ये 60 तो ये 60, सिमिलरली फॉर दिस 30, देन दिस विल बी आल्सो 30। ये 30 होंगे, ये 30 होंगे। अब यहाँ देखिए, अब ये कितना है, ये 90 डिग्री है, और ये कितना है, ये भी 90 डिग्री है। तो ये टोटल मिलकर के कितना हो जाएगा, इन दोनों का फोर्स कितना हो जाएगा, ए फोर्स हमारा हो जाएगा 90 + 60 150। अब देखिए T2 और इस फोर्स के बीच का एंगल हमारा कितना आ गया, 150, तो 150 डिग्री। इसी तरीके से यहाँ भी इस फोर्स से T1 और इस फोर्स के बीच के जो एंगल हमारा होगा वो कितना होगा, 90 + 30, तो 120 हो जाएगा ये। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 120, ओके। अब
किसी एक पॉइंट पर, किसी सिंगल पॉइंट पे कितने का डिग्री का एंगल बनता है? 360 का। तो ए पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 360। तो हमको ए एंगल पता चल जाएगा। 360 में से इन दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे। तो इन दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा। और ए हमारा 270 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हर दोनों फोर्सों के बीच का एंगल हमारा पता हो गया। इन दोनों फोर्सों का एंगल हमारा 90 हो गया, इन दोनों फोर्सों के बीच हमारा 120 हो गया, इन दोनों फोर्सों का एंगल हमारा कितना हो गया? 150 हो गया। अब हम पूरा का पूरा लामी थ्योरम को ये फॉलो करता है और अब आराम से हम लोग निकाल लेंगे। देखते हैं कैसे। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे हम लगा लेंगे क्या? लामी थ्योरम। तो यहाँ पे देखिए T1 अपान इसके सामने का, अब इसको ढकोगे तो दो फोर्स दिखाई देंगे, T2 और 2000। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 150। तो हो जाएगा साइन 150 इजकल टू, यहाँ पे देखिए अब ये फोर्स लेंगे T2। अब इसको दो फोर्स बचे, एक फोर्स T1 और एक 2000। अब इनके दोनों बीचों का एंगल कितना हो जाएगा? साइन 120। इसी तरीके से हमारा हमारा ए फोर्स हुआ 2000 और इसके सामने का दो फोर्स बचे, एक और इनके बीच का एंगल क्या हुआ? 90। तो ये हमारा हो जाएगा साइन 90। ओके। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग T1 और T2 की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन दोनों में से किन्हीं दो को लेकर के जो पहले से दिया हो वैल्यू, तो एक फोर्स जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2000 का, तो इसको दोनों के साथ बारी बारी से लेकर के, ठीक है, लेकर के हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एक बार T1 निकालना है तो T1 बटे साइन 150 इजकल टू इसके कर दो बटे साइन 90, ठीक है। अब यहाँ से T1 इजकल टू क्या हो जाएगा? अब यहाँ से T1 इजकल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से T1 की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से T1 की वैल्यू हो जाएगी 2000 इंटू साइन 150 अपान साइन 90, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2000 साइन 90 साइन इसका कितना हो जाएगा? 1 साइन 150 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2 साइन 30 90 प्लस 30 90 प्लस 60 cos 60 तो cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2 और ए वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना होगा? साइन का वैल्यू कितना हो जाएगा? साइन 90 की वैल्यू हो जाएगा 1। तो हमारा हो जाएगा, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 1000 न्यूटन, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग T2 निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा T2 अपान साइन 120 इजिकल टू 2000 न्यूटन अपान साइन 90, ठीक है। एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ लेकर के सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे T2 की वैल्यू क्या आ जाएगा? T2 इजिकल टू हो जाएगा 2000 इंटू साइन 120 अपान साइन 90। तो ये हमारा हो जाएगा 2000 और साइन इसका ये हमारा हो जाएगा साइन 132 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3/2 और ये साइन 90 मतलब 1 और ये कितना हो जाएगा वैल्यू? ये हो जाएगा 1 से कट जाएगा 1000 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा इसकी वैल्यू होती है 1.732 इंटू 1000। तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 732 न्यूटन। तो ये हमारा T2 की वैल्यू आ गया और ये हमारा T1 की वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हमारा ये आराम से एप्लीकेशन ऑफ लामी थ्योरम से हम लोग सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ला पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस पे और लामी थ्योरम पे। और नेक्स्ट लेक्चर में ये भी हम लोग देखेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है और फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। ओके, थैंक यू।